पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के गुनहगारों को करीब 3 साल बाद आखिरकार सजा मिल ही गई है। आर्य सौरभ भास्कर अंकित उत्तर आर्य में 302, 201, 304, 354 डी और अनैतिक व्यापार अधिनियम था और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं, इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लग रहा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। समय लगा, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि देर होली अबेर होली, होली जरूर सुबेर होली। नमस्कार दर्दियों, में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबलाट में। दीदी भूली भैजी सुना। 19 वर्ष की अंकिता भंडारी की हत्या ने 2022 में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अपनी आंखों में हजारों सपने लिए एक गांव की लड़की को किस तरह से अनैतिक राह पर धकेलने की कोशिश हुई, गुनहगारों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो अंकिता की जान चली गई। दरअसल अंकिता के रूप में दुनिया ने पहाड़ के स्वाभाविक चरित्र को देखा, जिसने गलत समझौता नहीं किया, भले ही उसकी जान चली गई। दुनिया ने सत्ता का चरित्र भी देखा, जिसमें भाजपा से जुड़े प्रमुख आरोपी और उसके सहयोगियों को बचाने की लाख कोशिशें की गई। दुनिया ने यह भी देखा कि एक मासूम की जान चले जाने के बाद पहाड़ कैसे सड़कों पर उमड़ आया। यह जन दबाव ही रहा कि मामले की एसआईटी जांच हुई। हालांकि सब चाहते थे कि मामले की सीबीआई जांच हो, मगर ये हो नहीं पाया और एसआईटी ने पूरे मामले की जांच कर इसे अंजाम तक पहुंचाया। वैसे इस मामले में जन भावनाएं तीनों दोषियों को फांसी की सजा देने की रही है। बेहतर हमारी जिंदगी कर दी इन्होंने। देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। और बहनों, अब तो ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। अगर आपका साथ रहा तो इनको कड़ी से कड़ी आगे ऐसी सजा मिले, ताकि कोई फिर कभी किसी बेटी के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं तो यही चाहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा होती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उम्र कैद को उचित समझा। राहत यह है कि अंकिता की हत्या की बात साबित हो गई है। ऐसे में कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए भरपूर गुंजाइश है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय का फैसला आ गया है। बहुत लंबे समय से पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि इस पे फैसला आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, और पूरे राज्य की जनता की ये मांग थी कि इसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसमें हालांकि असली जो इस पूरे कांड के पीछे वीआईपी था, उसका आज तक पता नहीं लग पाया। उसके बारे में पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। वैसे सुबेर होने का जगवाल पंचायतों के मामले में भी किया जा रहा है। चुनाव का तो कहीं अता पता नहीं है, लेकिन 7478 ग्राम पंचायतों में तो ये भी पता नहीं है कि उनका मालिक कौन है। खुनास है ये तो। इन ग्राम पंचायतों में आज की तारीख में ना तो प्रधान जी हैं और ना कोई प्रशासक है। ग्राम पंचायतें अब कैसे चल रही हैं ये किसी को पता नहीं, जबकि सुशासन का ढोल दमाऊ बजाने में सरकार कोई कमी नहीं कर रही है। पंचायतों के चुनाव पिछले साल के आखिर में हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये हो नहीं पाए। नियम अनुसार तब पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए। अब 27 मई को इन प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो गया।
ऐसे में दो चीजों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए थी, या तो चुनाव करा लिए जाते या फिर प्रशासकों की फिर से नियुक्ति कर ली जाती। मगर तकनीकी अड़चने ऐसी फंसी कि कुछ भी नहीं हो पाया, न चुनाव न प्रशासक। अब गांव के लोग मोरचंगी बजा रहे हैं। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में तो ये बकी बात की छुई हो गई। संवैधानिक संकट हो गया है। कैसे गांव गुठियारों में रहने वाले लोगों को सरकारी सिस्टम खत्यूं मानता है, इसका पता भी चल गया है। चकड़ैतों की समझ में एक बात और नहीं आ रही है, निर्णय लेने में यदि इतनी अबेर होनी थी तो फिर उत्तराखंड अलग राज्य बनाने की क्या जरूरत थी। ऐसा तो यूपी से भी चलता रहता। सोचा तो ये ही था कि छोटा राज्य होगा, छोटी प्रशासनिक मशीनरी होगी तो निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे। मगर यहाँ कम बिजोग थोड़े ही पड़ रहा है। एक बात और मजेदार हुई है। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि प्रशासकों की दोबारा नियुक्ति से संबंधित अध्यादेश राजभवन भेजा गया है, वहीं से उस पर निर्णय नहीं हुआ है, इसीलिए प्रशासकों की दोबारा नियुक्ति नहीं की गई है। सचिव के बयान की प्रतिध्वनि यही निकली है कि अध्यादेश राजभवन के स्तर पर लंबित है और इसी कारण प्रशासकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। राजभवन भी विभाग को आईना दिखाते हुए पीछे नहीं रहा। राज्यपाल के सचिव रविनाथ रमन का कहना है कि अध्यादेश राजभवन को 28 मई को प्राप्त हुआ। इससे पहले ऐसा कोई अध्यादेश राजभवन को नहीं मिला जिससे लंबित रखा गया हो। यानी ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई को खत्म हुआ और इसका प्रस्ताव राजभवन के अनुसार उसे एक दिन बाद यानी 28 मई को प्राप्त हुआ। राजभवन के सचिव की माने तो प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के एक दिन बाद अध्यादेश उन्हें मिला। ऐसे में संवैधानिक संकट नहीं खड़ा होना था तो क्या होता। चकड़ैतों को कोई अब क्या ही समझाए। इस गुजरे सप्ताह में अबेर सुबेर होने की एक कहानी और सामने आई। कहानी के नायक हरीश रावत है, जिनके स्टिंग ऑपरेशन का खबेस एक बार फिर बाहर निकल गया है। सीबीआई फिर से सक्रिय हुई है और उन्होंने संबंधित पक्षों को दे दनादन नोटिस जारी कर दिए हैं। वैसे यह मजेदार स्थिति है, जैसे ही हरीश रावत सक्रिय हो रहे हैं सीबीआई भी सक्रिय हो जा रही है। वर्ष 2016 में जब हरीश रावत की सरकार को बगावत से गिरा दिया गया था, तब विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करता उनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। संजय कौशल मेरा दोस्त है। संजय कौशल स्टील का काम है उसका। आप एक काम करो, मैं जो भी है मैं सर 15 इनको मैं दिल्ली दिला देता हूँ, कहीं से भी 2 जगह से व्यवस्था करके। 5 की व्यवस्था आप मुझे दिल्ली में करा दीजिए, 10 की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। ठीक है सर। 3 चीजें फाइनल हुई सर। एक मंत्री का इंडक्शन और इनके 2 विभाग और सर 25 नहीं 15 हम इनको मैं बोल दूंगा सर। 25 की व्यवस्था नहीं है, 15 की उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं व्यवस्था करके दूंगा। अपना नाम ही नहीं ले रहा ना सर। मैं अपना नाम क्यों लूं सर? मैं ले लूंगा, वो कहेंगे तू फिर उलझ रहा है बीच में। कहूंगा ठीक है सर। एक स्टिंग ऑपरेशन ने हरीश रावत के राजनीतिक करियर पर ऐसी कचाक मारी कि वे आज तक कड़ाक कर रहे हैं। वर्ष 2016 के स्टिंग ऑपरेशन में कौन दोषी है कौन नहीं, इसके लिए लंबी जगवाल चल रही है। देर अबेर की भी हद हो गई है। इस मामले में बेहतर यही है कि जल्द से जल्द कोई फैसला सामने आ जाए। वैसे इस गुजरे सप्ताह में अलग अलग कारणों से 2 डीएम चर्चा में रहे। एक की अच्छी चर्चा तो दूसरे की बुरी चर्चा। पहले अच्छी चर्चा पर बात कर ली जाए तो ये अच्छी चर्चा चमोली के डीएम डॉक्टर संदीप तिवारी से जुड़ी है, जिन्होंने बेहद सादगी के साथ गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर में शादी कर ली। शादी ब्याह में दिखावे पर लाखों रुपए फूंक देने वाले लोगों के लिए ये आंखें खोलने वाला रहबार है। संदीप तिवारी ने कुछ दिन पहले जिले में शराब के गोरख धंधे पर जिस तरह प्रहार किया था वो भी खूब चर्चा में रहा है। एक ईमानदार अफसर के तौर पर उनकी छवि लगातार प्रभाव छोड़ रही है। अब बुरी चर्चा भी हो जाए। हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले में वहां के डीएम कमेंद्र सिंह की जिस तरह की भूमिका निकल कर आ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिव स्तर के अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में डीएम समेत 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। आरोप है कि जो जमीन 15 करोड़ की थी उसे नगर निगम ने 50 करोड़ में खरीद लिया। अब नौकरशाही का एक ऐसा कुरूप चेहरा होगा तो उत्तराखंड का सुंदर चेहरा कैसे बन पाएगा, ये सोचने वाली बात है। बाकी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आए फैसले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले साप्ताहिक चिबलाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।